तो नमस्कार सभी बच्चों को, लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो 9th पार्ट है वो हम आज करेंगे। 9th पार्ट में जो हमें टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो आपको कर रहे हैं पावर जो होगी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर होगी। 9th क्लास में आप ऑलरेडी पावर पढ़ चुके हो, तो भी आपको रिवाइज करवा देंगे। 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। 9th क्लास में आपने एनर्जी पढ़ा था, आज हम आपको कराएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो पावर भी हम पढ़ेंगे वो कौन सी पावर पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक ये रहेगा। और एनर्जी के बेसिस पे 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है जिसको आपको याद करना है, उसको बोलेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और एक जो हम आज चीज डिस्कस करेंगे आपके वीडियो के लास्ट में, वो हम करेंगे जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट होते हैं। क्या होते हैं? डोमेस्टिक सर्किट। यानी हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, जो वायरिंग होती है, जो कनेक्शंस होते हैं, बल्ब है, फैन है, और जितने भी कनेक्शंस हम करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। यानी कि जो डोमेस्टिक सर्किटिंग है वो किस तरीके से करते हैं और क्यों करते हैं, मतलब सीरीज में करते हैं या फिर पैरेलल में। यानी कि डोमेस्टिक सर्किट हमें पढ़ना होगा कि अपने घर के जितने भी कनेक्शंस हैं, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है, बिजली के जो कनेक्शंस हैं, वो सीरीज में करने हैं या पैरेलल में। तो यहां पर आपको समझ में आ गया 4 चीजें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और 1 मार्क्स का जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। और लास्ट में जो हम करेंगे डोमेस्टिक सर्किट्स सीरीज करना होता है या फिर पैरेलल, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो करते हैं शुरू। हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा आज का वो है इलेक्ट्रिकल पावर। क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में हेडिंग ला लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल पावर, या फिर इलेक्ट्रिक पावर भी आ सकता है। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर को समझने से पहले 9th क्लास में आपको एक चीज पता थी। अकॉर्डिंग टू 9th क्लास हमने पढ़ा पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। पढ़ा होगा सभी ने। पावर का जो फॉर्मूला था वो था वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि जो वर्क डन आपने कितना वर्क डन करा है कितने टाइम में। जहां पर वर्क डन हमेशा किस में कैलकुलेट करते थे? जूल में। और टाइम किस में कैलकुलेट करते थे? सेकंड में। ठीक है। और यहां पर अगर आपको याद हो 9th क्लास में पावर की एसआई यूनिट क्या होती थी? एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। क्या थी बच्चे? वॉट। वही चीज यहां पर है, कुछ अलग नहीं। यहां पे इलेक्ट्रिकल पावर है, वो वाली पावर क्या थी? द रेट एट विच वर्क इज डन। अपॉन में टाइम आ गया तो रेट लिख देते हैं। रेट एट विच work is done is known as power according to 9th class. According to 9th class हम क्या लिखते थे? The rate at which work is done is known as power. Is known as power. और रेट आपको पता है रेट वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं किसी भी डेफिनेशन में? अगर उसके फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में अगर कभी भी टाइम आ जाता है, वी कैन राइट इट एज रेट। समझ में आ गया? तो रेट एट विच वर्क इज डन इज नोन एज पावर। और हम इसको क्या लिख सकते थे? वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये भी लिख सकते हो। अगर आपको रेट का इस्तेमाल नहीं करना तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखते थे? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। अब यहां पर इलेक्ट्रिकल पावर की सेम आपको डेफिनेशन है, हल्का सा फर्क है। फर्क क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर है तो आप क्या लिखोगे? रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन। वर्क की जगह क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिकल वर्क कितना किया गया है, ऐसा यूनिट उसकी भी जूल होगी, और कितने टाइम में किया गया वही आ जाएगा। तो हम अपनी पहली डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। द इलेक्ट्रिकल पावर, ये एग्जाम में पावर भी आ जाएगा तो भी आपको यही लिखनी है, क्योंकि हमें एक ही चैप्टर है जिसमें पावर का यूज हो रहा है और किसी चैप्टर में पावर वर्ड का यूज नहीं हो रहा। तो जरूरी है एग्जाम में इलेक्ट्रिकल पावर ही आए। अगर पावर भी आती है तो भी आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। वो डेफिनेशन फिर भी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो कौन से चैप्टर में है? इलेक्ट्रिसिटी में है। तो वर्क डन भी कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रिक वर्क डन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगी? या पावर इज डिफाइंड एज
पावर इज डिफाइंड एज रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है बेटा, जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। और इलेक्ट्रिकल पावर में बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्यों आया है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर द पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, जो हमने 9th क्लास में करा था। दिस इज नोन एज वर्क, इट इज नोन एज टाइम। टाइम शुड ऑलवेज बी इन सेकंड, वर्क डन शुड ऑलवेज बी इन जूल, देन द पावर विल बी इन वॉट। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है पावर के ऊपर, टाइम आपको दे रखा होता है कि बल्ब 4 आवर्स चला है, 5 आवर्स चला है, जो आपका टाइम है वो आवर्स में दे रखा होता है, तो हमें उसको कन्वर्ट पहले किस में करना होगा, सेकंड्स में, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो पावर को। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वर्क डन अपॉन टाइम। अब आती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है बच्चे पावर की, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ये याद रखना बेटा, पावर की एसआई यूनिट क्या है, वॉट, और हम इसको डिनोट किससे करते हैं, डब्ल्यू से। किससे डिनोट करें, डब्ल्यू से। समझ में आ गई बात। फिर वही क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, डिफाइन 1 वॉट, यानी कि आपको पावर की जो एसआई यूनिट है उसको डिफाइन करना है। पावर की एसआई यूनिट क्या पढ़ी है, पावर की एसआई यूनिट पढ़ी हमने वॉट। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा डिफाइन 1 वॉट। या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, या क्वेश्चन क्या आएगा भाई, क्वेश्चन आएगा डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो एक और क्वेश्चन, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पावर या फिर इलेक्ट्रिकल पावर। दोनों क्वेश्चन अगर या फिर ये आता है या फिर ये आता है, उनका आंसर हमेशा सेम होता है। आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है आपको पता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी नो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, वी नो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर कितनी, 1 वोल्ट। पावर कितनी डिफाइन करनी है, पावर कितनी डिफाइन करनी है, 1 वोल्ट। ये आंसर 1 वोल्ट कब आएगा, ये वाला आंसर 1 वोल्ट कब आएगा, जो वर्क की वैल्यू 1 होगी, टाइम की वैल्यू 1 होगी, 1 डिवाइडेड बाय 1, द आंसर विल बी 1 वॉट। तो 1 वॉट इज इक्वल टू व्हेन वर्क ऑफ, कितना वर्क, 1, वर्क कितना 1, मतलब 1 तो उसका मैग्नीट्यूड आ गया। वर्क की एसआई यूनिट क्या है, जूल। व्हेन अ वर्क ऑफ 1 जूल, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल वर्क ऑफ 1 जूल इज डन इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। फिर क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली। क्या लिखोगे बेटा, इससे पहले क्या लिखोगे, मैथमेटिकली 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड, क्योंकि जब वर्क डन कितना हुआ 1 जूल का और टाइम कितना लगा 1 सेकेंड का, then the power will be 1 वॉट। अब नॉर्मल सी बात है, देखिए 1 जूल ऊपर है, 1 सेकेंड नीचे है, 1 बाय 1, आंसर क्या आ गया 1, तो आंसर क्या आ गया 1 वॉट। तो हमें पहले इसको मैथमेटिकली लिखा है, फिर इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, लिखिएगा आप सभी, 1 वॉट इज डिफाइंड एज when electrical work of 1 joule is done in 1 second। क्या आपके पास आ गया 1 वॉट। तो ये डेफिनेशन होगी आपकी। डेफिनेशन किसकी हुई है, ये 1 वोल्ट की। या फिर अगर आपके पास क्वेश्चन आता है डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ
पावर, तो आपको पहले क्या लिखना है मैथमेटिकली 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड, और उसके बाद क्या लिखेंगे 1 वॉट इज डिफाइंड एज व्हेन इलेक्ट्रिकल वर्क ऑफ 1 जूल इज डन इन 1 सेकेंड। या इसको कैसे लिख सकते हो, व्हेन अ वर्क ऑफ 1 जूल इज डन इन टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड एंड द पावर डेवलप्ड विल बी 1 वॉट। तो ये तो हमने पढ़ा पावर के ऊपर। अब हम इसके आगे फर्दर फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं, तो किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। तो पावर के हमारे पास 3-4 फॉर्मूलाज हैं, और 3-4 फॉर्मूलाज का मतलब ये है कि जब न्यूमेरिकल आता है उन 3-4 में से कौन सा लगेगा वो डिपेंड करता है आपको कौन कौन सी वैल्यूज दे रखी हैं। एक बार जो हमने चैप्टर करा है वो देख लेते हैं कहां से शुरू करा था। जो फॉर्मूलाज की बात करते हैं, पहला जो फॉर्मूला पढ़ा था I इज इक्वल टू Q बाय T। जो दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाय E। उसके बाद हमने वोल्टेज का पढ़ा था V इज इक्वल टू W बाय Q पढ़ा था। फिर हमने क्या किया था बच्चे, फिर हमने किया था ओम्स लॉ। क्या किया था, ओम्स लॉ में हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R, और I इज इक्वल टू V बाय R, और R का क्या पढ़ा था V बाय I। अभी तक हमने ये फॉर्मूला पढ़े। उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा किसका, रेजिस्टेंस इन सीरीज का, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो अप टू Rn, जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा 1 अपॉन Rp, यानी कि जब व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द आंसर विल बी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस सो अप टू 1 बाय Rn। तो अभी तक हमने ये फॉर्मूला इस चैप्टर में पढ़े हैं, 2-3 फॉर्मूलाज और आएंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप सभी फॉर्मूलों के साथ हमेशा रेडी रहेंगे, हमेशा आपको फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए इस चैप्टर के। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। मैंने आपको बताया और भी फॉर्मूलाज है, वो किस तरीके से डिराइव करने हैं वो भी कई बार आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर के नए फॉर्मूलाज आपको बताने वाले हैं। पहला फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या पता है पहला फॉर्मूला पावर का, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। कौन सा वर्क डन है, इलेक्ट्रिकल वर्क। एक तो फॉर्मूला ये हो गया P इज इक्वल टू W बाय T, पता है आप सभी को P इज इक्वल टू W बाय T, यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। अब मैं यहां से आपको कई फॉर्मूलाज बताऊंगा, यहां से 3 फॉर्मूले और निकल के आएंगे, वो आपको याद रखने हैं। किस तरीके से करने पहले वो समझ लीजिए। तो हमें पहली बात ये पता है कि भाई पहला फॉर्मूला जो है हमको पहले से ही पता है, 9th क्लास से ही पता है। पहला फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, फॉर्मूला नंबर 1। अब यहां से एक और फॉर्मूला बनाना है। एक और फॉर्मूला बनाने से पहले आपको एक चीज देखनी होगी, क्या ये चीज सच है? जी हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल सच है। V इज इक्वल टू W बाय Q, मानते हो इस चीज को, मानते हैं। अब यहां से किसकी वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, अगर मेरे को इस फॉर्मूला से W का फॉर्मूला निकालना है, क्या निकलेगा, W का फॉर्मूला निकालना है तो क्या करेंगे, अपॉन में 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, W मल्टीप्लाई 1 W V मल्टीप्लाइड बाय Q। तो हमारे पास V नो दैट इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो यहां पर मुझे करना क्या है, इस W की जगह क्या लिख सकता हूं, V इंटू Q लिख सकता हूं। कैसे लिखेंगे, V नो, हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय Q, वहां से पता चला आपको। W की वैल्यू क्या रख सकते हैं, V मल्टीप्लाइड बाय Q। ये इस W को आपने, इस W की वैल्यू को यहां पर रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो पावर क्या आ जाएगी, वर्क डन की जगह क्या लिख दूंगा, V मल्टीप्लाइड बाय Q लिख दिया। V मल्टीप्लाइड बाय Q डिवाइडेड बाय अपॉन में क्या है, टाइम। अभी रुकिए, अभी ये फॉर्मूला नहीं बना, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है। अब जो स्टेप करेंगे वहां से दूसरा फॉर्मूला बनेगा। अब ये क्या है, Q ऊपर है और टाइम नीचे है, दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, Q ऊपर है और टाइम नीचे, यानी कि Q बाय T। भाई साहब इधर देखो, Q बाय T क्या होता है, करंट होता है। क्या होता है, करंट, यानी कि दैट Q बाय T विल बी रिप्लेस्ड बाय I, therefore we can write as power is equal to V की जगह V मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई Q बाय T। क्या हो गया, Q बाय T क्या होता है, I। तो पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I, दिस इज द फॉर्मूला नंबर 2। तो समझ में आया दूसरा फॉर्मूला कैसे डिराइव करा है, पावर इज डिफाइंड एज, यहां से एक और डेफिनेशन कर सकते हो पावर की। क्या आएगी पावर की डेफिनेशन, पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट।
यानी कि आपको ये समझना है कि हमने इस चैप्टर में जो दो चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी थी, करंट और वोल्टेज। दो चीजें पढ़ी थी, करंट और वोल्टेज, जो हमने सबसे अच्छे से पढ़ी थी। दो ही टॉपिक इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो शुरू में पढ़े थे, करंट और वोल्टेज जो हमने पढ़ा था, अगर हम उनका प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमें नई चीज क्या मिलती है, हमेशा पावर। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, फॉर्मूला नंबर 2। और आपको अगर नहीं याद कि किस तरीके से करना है, दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूं। हमें पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, एंड वी नो, अभी हमने उस फॉर्मूले से निकाला कि W का फॉर्मूला क्या है, W का फॉर्मूला है V मल्टीप्लाइड बाय Q। W को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, तो पावर क्या आ गया, V मल्टीप्लाइड बाय Q, यानी कि W की जगह क्या आ गया, V मल्टीप्लाइड बाय Q, अपॉन में है, नीचे क्या है, टाइम। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, Q बाय T। Q बाय T क्या होता है बच्चे, I। तो पावर इज इक्वल टू V की जगह V, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, Q बाय T इज इक्वल टू I। तो पावर का सेकंड फॉर्मूला इज नोन एज P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I। अगर आपको वो डेफिनेशन नहीं लिखनी तो आप यहां से डेफिनेशन क्या लिख लोगे, पावर इज डिफाइंड एज, लिखिए, पावर इज आल्सो डिफाइंड एज, पावर इज आल्सो डिफाइंड एज, क्या लिखोगे, पावर इज आल्सो डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सिंपल है, इसको भी कोई गलत नहीं कर सकता। पावर इज आल्सो डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो दो फॉर्मूलाज और बनेंगे, बहुत सिंपल है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्मूला किस तरीके से बनाना, ठीक है। अब थर्ड फॉर्मूला बनाने के लिए ये देखिए, पावर के अगर आपको सभी फॉर्मूलाज करने हैं तो आपको अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि सभी फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। थर्ड फॉर्मूला बनाते हैं। अब P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I से ही बनेगा थर्ड फॉर्मूला। तो थर्ड फॉर्मूला इधर बना देते हैं आपका, और इधर बना देंगे फोर्थ फॉर्मूला ऑफ पावर। करते हैं शुरू। P की जगह P, पावर की जगह पावर, इक्वल टू की जगह इक्वल टू V, क्या है V। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I R। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I। तो यहां पे करना क्या, आपको पावर को एज इट इज P लिख दिया, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I R। इस V की जगह मैं क्या लिख देता हूं, I मल्टीप्लाइड बाय R, क्योंकि V इज इक्वल टू I R होता है। फिर ये मल्टीप्लाई रह गया अलग से, और ये I आ गया अलग से। अब I और I मल्टीप्लाइड I स्क्वायर, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर इनटू R। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर पावर। तो V इज इक्वल टू आई आर, इस V की जगह मैंने क्या लिख दिया, आई आर, ये I एज इट इज कर दिया, I इंटू आर इंटू I की मल्टीप्लाई अगर I से करता हूं, I की स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, I स्क्वायर R। समझ में आ गया। अब करते हैं फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला में आपको यहीं से फोर्थ फॉर्मूला कैसे बनेगा वो बताता हूं। P की जगह क्या लिख दिया, P, इक्वल्स की जगह इक्वल्स, V की जगह V, किसको चेंज करेंगे, I को, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, I को उठाना है। I का फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यहां से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I का फॉर्मूला क्या होता था, V डिवाइडेड बाय R, था कि नहीं, ये ट्रायंगल है। I का फॉर्मूला निकालना है तो I को छुपा लो, V बाय R। अब इस I की जगह क्या लिख दूंगा, V बाय R। कितना समझ में आया, यानी कि पावर की जगह पावर, वोल्टेज की जगह वोल्टेज, I की जगह क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V बाय R। वही करना है, V की मल्टीप्लाई V से, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो ये आपके पास आ गया फॉर्मूला नंबर फोर्थ, और आपके सभी फॉर्मूले कंप्लीट हो गए पावर के। तो आपको ये फॉर्मूलाज अगर नहीं याद होते तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं याद होते तो क्या करना है, फिर आपको बनाना आना चाहिए। फॉर्मूला कैसे बनता है वो आपको बता दिया गया। तो हमारे पास पावर के कितने फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले। कितने हैं, 4 फॉर्मूले, 1 2 3 4। तो यहीं पर हमारे जो फॉर्मूलाज की लिस्ट है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या पड़ा पावर का, P इज इक्वल टू W बाय T। एक और फॉर्मूला क्या पड़ा पावर का, P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I। एक और फॉर्मूला क्या पड़ा पावर का, पावर का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा I स्क्वायर R। और एक और फॉर्मूला क्या पढ़ा, P इज इक्वल टू
v स्क्वायर बाय r। अब बच्चे कहेंगे सर इतने सारे फॉर्मूले ऐसा क्या करेंगे? ऐसा इसलिए होता है बच्चे, कई बार जो क्वेश्चन होता है उसमें देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है एक्चुअल मतलब। अगर क्वेश्चन आपको दे पावर निकालो, वोल्टेज और करंट दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला निकालोगे? ये इस्तेमाल करोगे। अगर क्वेश्चन में करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये करोगे। अगर क्वेश्चन में वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है, पावर निकालनी है, तो ये करोगे। क्वेश्चन में वर्क डन और टाइम दे रखा है या एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी एक ही चीज है, अगर एनर्जी और टाइम दे रखा है तो ये इस्तेमाल करोगे। यानी कि आपको हर एक फॉर्मूले का पता होना चाहिए किस तरीके से वो आया है। तो ये तो हमारा था पावर के बारे में, ठीक है। तो पावर की ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक और बात आपको बताते हैं, पावर की एसआई यूनिट क्या बताई थी बच्चे? वॉट। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। कुछ यूनिट्स होती हैं जिससे बड़ी होती हैं, तो वो भी आपको बताना चाहिए। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज WATT वॉट। जैसे हाँ, जैसे हमारा एक तो आपको पता होना चाहिए जो फैन है, जो फैन चलता है वो कितने वोट का होता है, बल्ब कितने LED वोल्ट कितने वोट का है, वो पावर होती है उसकी। तो वोट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अब कुछ और यूनिट्स पढ़ेंगे, हमने 9th क्लास में पढ़ा था 1 हॉर्स पावर। 1 को छोड़िए, हॉर्स पावर आपको पता होना चाहिए। हॉर्स पावर किसकी यूनिट है? हॉर्स पावर इज यूनिट ऑफ पावर, और ये एक बड़ी यूनिट है, लार्जर यूनिट है। 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP में कितने वोट होते हैं आपको पता होना चाहिए? 746 वॉट। ये आपको लर्न करना है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। दिस इज द बिगर यूनिट ऑफ पावर, 1 हॉर्स पावर। तो ये हो गया आपकी बिगर यूनिट। एक और बिगर यूनिट होती है किलोवाट। क्या होती है? किलोवाट। किलोवाट इज आल्सो यूनिट ऑफ पावर। बच्चे याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। हॉर्स पावर किसकी यूनिट है? पावर की। किलोवाट किसकी यूनिट है? पावर की। 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं? 1000 वॉट। और इट कैन बी रिटन एज 10 raised to power 3 वॉट टू 1 किलोवाट। इट इज आल्सो बिगर यूनिट, इससे बड़ी यूनिट ये है। ऐसे आ जाता है 10 की पावर 6। अगर आ जाता है मेगावाट, एक और बड़ी यूनिट आप याद कर लीजिएगा, मेगावाट। MEGA मेगा, WATT वॉट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 6 zeros लिखे वॉट, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो कितना हो गया? 10 raised to power 6 वॉट। तो 1 मेगावाट में कितने होते हैं? 10 raised to power 6 वॉट। तो मेगावाट इज आल्सो यूनिट ऑफ पावर, किलोवाट इज आल्सो यूनिट ऑफ पावर, हॉर्स इज आल्सो यूनिट ऑफ पावर, बट एसआई यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। तो जो आपको याद आपको यहाँ पर होना चाहिए वो आपको बता दिया। पावर के सभी फॉर्मूलेज आपको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद आपको डिराइव करना आना चाहिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर इस पर न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आप उसको घर पे जितना प्रैक्टिस करना है कर लो। देखो बच्चे, अगर अभी यहाँ न्यूमेरिकल करने लगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ऐसा है, एक वीडियोस आपके अलग से बना देंगे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, तो तब तक आप इसको राइट डाउन कर लो, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो एक जो चीज़ यहाँ पर छूट गई है वो आपको दोबारा से बता देता हूँ एक बार। जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना पावर को, बना था P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं अगर डिफाइन करना चाहता हूँ 1 वोल्ट को, इसके अकॉर्डिंग क्या डिफाइन करूंगा 1 वोल्ट को, तो क्या आएगा 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय करंट 1 एम्पियर। तो मैथमेटिकली आई कैन राइट इट एज 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 एम्पियर। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पियर। तो ये भी आप लिख सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो आप ये भी लिख सकते हो। तो इसको लिखेंगे कैसे? मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 एम्पियर। और इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा रहा हूँ, लिखिएगा सभी। 1 watt is the power consumed by device. 1 watt is the power consumed by device when it is operated at voltage of 1 volt. When it is operated at voltage of 1 volt and carries a current of 1 ampere. And carries a current of
1 एम्पेयर। तो आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवा देते हैं, इसके ऊपर छोटा सा न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं अपना। तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं बोर्ड पे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब ऑफ 110 वॉट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। तो सिंपल सा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। व्हाट विल बी द करंट, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाय द बल्ब। जो बल्ब इस्तेमाल हुआ है वो कितने पावर का है, उसकी पावर कितनी है दीदी, 110 वॉट। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, तो V कितना आ गया, 220 वोल्ट। निकालना क्या है, I। वी नो दैट P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I, ये आपको पता है। पावर कितना बच्चे, 110। वोल्टेज कितनी है, 220। कैलकुलेट क्या करना है, करंट। तो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 110 विल बी डिवाइडेड बाय 220 इज इक्वल टू I 0 0 11 by 22, 11 1 11, 11 2 22, 1 by 2 यानी कि करंट इज इक्वल टू 0.5 एम्पीयर। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यानी कि जो फॉर्मूला यूज होगा वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज की बात की जा रही है। जिन भी दो क्वांटिटीज की बात की जाती है वही फॉर्मूलाज आपको डायरेक्टली रखना है। तो पावर में इतना ही है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जल्दी जल्दी करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके भी कई सारे फॉर्मूलाज आपको करने होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही एनर्जी जो हमने 9th क्लास में करी थी। अब हम कौन सी एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता चाहिए। हमें पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन ही क्या होती है, एनर्जी, क्योंकि वर्क डन की SI यूनिट जूल है, एनर्जी की SI यूनिट जूल है। 9th क्लास से पढ़ा था। वर्क डन इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, व्हिच मींस पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमने यहां से क्या पढ़ा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। फॉर्मूला किसका निकालना है, पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला यहां से हुआ पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by a device is defined as product of power and time for which the device is used। प्रोडक्ट ऑफ पावर, कितने पावर का वो डिवाइस है और कितना टाइम। फॉर एग्जांपल बहुत जल्दी आपको बता देता हूं, अगर मैं कहता हूं एक बल्ब है, वन बल्ब ऑफ कितना वॉट, 50 वॉट है। आपके घर में जैसे बल्ब होता है 50 वॉट का बल्ब है, वो कहते हैं वो कितने आवर्स चला है, मैं कहता हूं वो 3 आवर्स चला है। कितना चला है, 3 आवर्स। तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई। देखिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी ना, उसी के अकॉर्डिंग आप बिल पे करते हो। जो आपका बिल आता है ना 2 मंथ्स का, 1 मंथ्स का जो बिजली का बिल आता है, वो डिपेंड करता है आपने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी। तो अगर मैं पूछता हूं कि एक बल्ब 50 वोल्ट का अगर 3 घंटे के लिए ऑपरेट हो रहा है, ठीक है ना, कोई एक डिवाइस है, बल्ब है, जो आपके घर में बल्ब होते हैं 50 वोल्ट का, कितने आवर्स के लिए, 3 आवर्स के लिए चलता है, तो आपने कितने एनर्जी कंज्यूम करी है, एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो पावर कितना हो गया, 50। टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए। कैसे मर्जी निकालो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर सेकंड में निकालोगे तो यूनिट उसके हिसाब से बदल जाएगी। अगर एज इट इज निकालिए तो एज इट इज क्या यूनिट, अगर आपको एज इट इज रखना है 50 into 3 रख लो, 50 into 3 150, ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसकी यूनिट क्या रखोगे, एनर्जी की यूनिट। यहाँ पर आप जूल नहीं करोगे क्योंकि जूल उसकी SI यूनिट है, और SI यूनिट कब होती है, SI यूनिट तब होती है अगर हम टाइम आवर्स की बजाय किस में लेते हैं, सेकंड में। तो यहाँ आप अपनी तरफ से जूल नहीं लगाओगे, 150 के पीछे लिखोगे वॉट आवर। तो आंसर इज इक्वल टू 150 वॉट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू 150 वॉट आवर। हाँ, अगर आपको यहाँ पर SI यूनिट में आंसर दे रहे हैं तो क्या होता, 150 जूल। पहली बात तो आपका आंसर ही कुछ और आएगा। 3 आवर्स की जगह आपको किस में करना है,
सेकंड्स में करना है, 1 आवर में कितने सेकंड, 3600 मल्टीप्लाइड बाय 3 करते तो जो भी आंसर आता फिर आप उसके पीछे क्या लिखते, जूल लिखते। तो आपको याद रखना है। तो एक बहुत सिंपल सी आपको चीज बताई है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, तो आपके पास हो गया एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब यहाँ पर भी कई फॉर्मूले पढ़ेंगे, E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय T। पहला फॉर्मूला आपका हो चुका है। सेकंड फॉर्मूला मैं बताता हूँ, एनर्जी की जगह एनर्जी। पावर का फॉर्मूला क्या था, क्या पढ़ा है पावर का फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है पावर का, V इंटू आई। क्या है, V इंटू आई। इस पावर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, V मल्टीप्लाइड बाय आई। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, टाइम की जगह टाइम। तो जो सेकंड फॉर्मूला आया एनर्जी का, V मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई T, या दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला कर लेते हैं। एनर्जी की जगह एनर्जी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V कैन बी रिटन एज V इज इक्वल टू I R, I as it is, T as it is, I multiplied by I square RT. This is the very most important formula with respect to energy. Energy का सबसे important formula है I square RT, where I is the electrical current, R is the resistance, and T is the time for which the device is operated. यानी कि जो आपका डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वो कितना समय चला है, फॉर विच डिवाइस इज ऑपरेटेड। अब एक और फॉर्मूला बनता है, वैसे तो यहीं से बना देते हैं फॉर्मूला नंबर 4 एनर्जी का। एनर्जी की जगह एनर्जी, V की जगह V। I का फॉर्मूला क्या होता है, V बाय R, V बाय R। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I का फॉर्मूला क्या रखा, V बाय R। T की जगह T, V मल्टीप्लाइड बाय V, V स्क्वायर बाय और ये T आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास, तो फॉर्मूले से घबराने की जरूरत नहीं है आपको, बेसिक फॉर्मूला बताना चाहिए, फॉर्मूला आपको वैसा भी निकाल सकते हो। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रहेगा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। हेडिंग डालिए, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर एनर्जी। 1 मार्क्स में क्वेश्चन अगर आ जाता है, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, द आंसर इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वॉट आवर। और ये भी आता है क्वेश्चन, किलो वाट आवर किसकी यूनिट है, किलो वाट आवर किसकी यूनिट है, मतलब एनर्जी की है या पावर की है। तो कैसे देखोगे किलो वाट आवर किसकी यूनिट है, एनर्जी की या पावर की। 1 मार्क्स में 1 मार्क्स क्वेश्चन जो टिक द करेक्ट आता है वहां पर आ जाएगा किलोवाट आवर किसकी यूनिट है। तो देखिएगा किलोवाट किसकी है, पावर की है। समझते हो, आवर क्या होता है, टाइम होता है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या होता है, एनर्जी होता है। तो किलोवाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अगर क्वेश्चन आता है किलोवाट और किलोवाट आवर में अगर फर्क क्या है, तो किलोवाट यूनिट है पावर की, किलोवाट आवर यूनिट है एनर्जी की। वो क्यों आपको बताया है, किलोवाट किसकी यूनिट है, पावर की, मल्टीप्लाइड बाय आवर है, आवर किसकी यूनिट होती है, टाइम की। तो पावर इनटू टाइम क्या होता है, एनर्जी। देयरफॉर किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और कौन सी यूनिट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये आपको बताएंगे कमर्शियल यूनिट क्यों बोला गया है। कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या है, जो आप घर में जो आप बिजली का बिल भरते हो, ठीक है, जो आप घर में कमर्शियली जो आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो, उसका जो बिल भरते हो वो किस तरीके से आता है, वो आपको पहली बात यहाँ पे सिखाएंगे। फिर आपको बताएंगे, चलो उससे पहले एक चीज कर देते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। किसकी यूनिट है, अभी पूछ रहा हूं किसकी यूनिट है, एनर्जी की है। और एनर्जी की वैसे ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, आपको क्वेश्चन ये भी आ जाएगा 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं। ऑलरेडी आप इसको 9th क्लास में कर चुके हो। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 1 किलोवाट। अगर आपको याद हो, जब मैंने बिगर यूनिट्स ऑफ पावर करवाया था, 1 किलोवाट में कितने वॉट थे, 1000। तो 1 किलोवाट इज रिटन एज 1000 वॉट। समझते हो। फिर बात करते हैं आवर। अब जूल किसमें होती है, एसआई यूनिट है। आवर एसआई यूनिट नहीं होती। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो हमें कैलकुलेट करना है इस 1 आवर में
कितने सेकंड है, तो कितने सेकंड है 60 मिनट लोगे पहले, और कितने सेकंड 60 सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। तो आपके पास इसको आपको सॉल्व करना है, ये सेकंड्स में आ गया, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है SI वॉट, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो इसमें हमारे पास SI यूनिट में आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 36, 6 6 36, 3 zeros यहाँ पे हैं, 4 और 5, 1 2 3 4 5 जूल्स। तो आपके पास आंसर आया 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट इज इक्वल टू इतने जूल्स। It can also be written as 36 into 10 raised to power 1 2 3 4 5 joules, यानी कि 1 kilowatt hour can be written as 36 into 10 raised to power 5 joules। पता है ना कैसे आया, 36 it is written as directly and 10 raised to power how many zeros, 1 2 3 4 5, 10 raised to power 5 joules। It is also correct, it is also correct। One more thing, 36 I can write it as 3.6 into 10 to power 6 joules। It is also written as this। तो 1 kilowatt hour is equal to, it can also be written as 3.6 into 10 to power 6 joules। तो आपको पता होना चाहिए कि किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट है। फिर आता है क्वेश्चन 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 1 2 3 4 5 joules, 5 times 0। It can also be written as 36 into 10 raised to power 5 joules। It can also be written as 3.6 into 10 raised to power 6 joules। समझ में आई बात। तो ये आपको तीनों का मतलब पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर में कितने एनर्जी होती है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 into 10 raised to power 6 जूल्स की एनर्जी होती है। तो जो अभी इस कमर्शियल यूनिट से रिलेटेड जो हम पढ़ेंगे, अब आपको देखो सिखाया जाएगा न्यूमेरिकल। अब बच्चे जो गलतियां करते हैं इस चैप्टर में, थ्योरी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल में मार खा जाते हैं, वो क्यों प्रैक्टिस नहीं करते। तो करा देते हैं आपको न्यूमेरिकल। देखो अभी जो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल का, वो है कैलकुलेट बिल। कैलकुलेट बिल यानी कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल भरते हो, जो बिजली का बिल भरते हो, वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, आपको वो सिखाया जाएगा कि बिल हमारा जितना भी आता है वो किस हिसाब से आता है। तो कैलकुलेट बिल करने के लिए आपको पहले क्वेश्चन दे देते हैं, सिंपल क्वेश्चन दे देता हूं, बहुत सिंपल, आपको बहुत बता दिया जाएगा। क्वेश्चन सुनो, कहता है एक रेफ्रिजरेटर, सिर्फ रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट निकालते हैं कि रेफ्रिजरेटर है। मान लो आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर है, मान लो उस रेफ्रिजरेटर की जो पावर है वो कितनी है 500 वॉट। ये क्या है रेफ्रिजरेटर की पावर, 500 वॉट का रेफ्रिजरेटर है। पूरे मंथ का आपको बिल निकाल के दिखाना है कितना आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। एक रेफ्रिजरेटर है 500 वॉट का, कहता है ये 30 डेज चला है, यानी कि 30 डेज ऑपरेट हुआ है, चला नहीं है अपनी जगह पे, ये रेफ्रिजरेटर चलता नहीं है। तो 30 डेज ऑपरेट हुआ है और डेली के कहते हैं, क्या कहते हैं, डेली कितने घंटे चलता है 20 आवर्स, यानी कि 24 में से सिर्फ 20 घंटे डेली चलता है। और कहता है जो एक यूनिट है, यानी कि जो रीडिंग निकलती है वो कितने रुपए की है, 3 रुपीज है। तो बताओ कितना बिल आएगा, तो बताओ कितना बिल आएगा। ये क्वेश्चन कैसे करना है, ये क्वेश्चन करना कैसे है पहले ये समझ लीजिए। पहली बात आपको पता होना चाहिए, जो आपकी एक यूनिट होती है ना, जो आपकी एक यूनिट होती है किसके इक्वल होती है 1 किलोवाट आवर। जो एक रीडिंग होगी वो किसकी, एक यूनिट जो किसके इक्वल है, जो एनर्जी आपकी आई है किसके इक्वल 1 किलोवाट आवर की। बता देते हैं कैसे। तो क्वेश्चन देखो कैसे करना है, उस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए आपको कैसे करना है। सबसे पहली बात पावर, पावर कितनी है 500 वॉट, देख लिया। अब निकालेंगे टाइम, टाइम टोटल टाइम अगर मैं आवर में ही निकालता हूं, देखो आपको यूनिट लेके आनी है किसमें, किलोवाट आवर में। तो मेरे को टाइम किसमें चाहिए, आवर में, और पावर किसमें चाहिए, किलोवाट में। आंसर हो जाएगा। तो यही तो फॉर्मूला है, यही तो चीज समझने की है। जब कभी भी बिल कैलकुलेट करो, दो बातें हमेशा याद रखना। जब कभी भी इलेक्ट्रिकल बिल कैलकुलेट करो तो जो पावर होगी उसको किसमें कैलकुलेट कर लो, किलोवाट में। समझ में आई बात।
और जो आपका टाइम होगा वो हमेशा किस में लोगे, आवर में लोगे, अगर आपको बिल कैलकुलेट करना है। तो पावर 500 वोट है और टाइम कितना है, पहले आप टाइम कैलकुलेट करो, 30 डेज है, 20 आवर्स ईच डे, कितना आएगा, 3 टू 600 आवर्स। बिल अभी निकाल देते हैं आपका। तो टाइम तो आ गया आवर में, आ गया। पावर किसमें है, वॉट में, चाहिए किसमें, किलो वॉट में। तो क्या करेंगे, किलो वॉट में करने के लिए 500 डिवाइडेड बाय 1000, 5/10 यानी कि 0.2 किलो वॉट। ठीक है, 0.2 किलो वॉट। गलत तो नहीं, एक सेकंड, सॉरी, ऐसा है ना, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, तो थोड़ी गलती होगी, ध्यान से देखो। इधर क्या आ गया, 5/10, 5 1/2 किलो वॉट यानी कि 0.5 किलो वॉट लिखेंगे आप। तो भैया पावर आ गई किलो वॉट में, आ गई, टाइम आ गया आवर में, आ गया। तो निकाल दो कितनी एनर्जी, किलोवाट आवर निकालनी है एनर्जी, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है, 0.5 किलोवाट और टाइम किसमें है, 600 आवर। कितनी एनर्जी आई, एनर्जी किसमें आएगी बेटा, ये किलोवाट आवर में। क्यों आएगी, क्योंकि 0.5 किलोवाट है, ये आवर है। 600 इंटू 0.5 यानी कि 300 किलोवाट आवर एनर्जी आई। आपने इतनी एनर्जी कंज्यूम करी है फ्रिज ने, रेफ्रिजरेटर ने 1 मंथ में, तो एनर्जी आ गई 300 किलोवाट आवर। एक यूनिट 3 रुपए की है, एक यूनिट 3 रुपए की, तो इसका बिल कितना आएगा। मैंने बताया एक यूनिट में 1 किलोवाट आवर होते हैं, ठीक है। तो 300 किलोवाट आवर में कितने यूनिट होगी, 300 यूनिट होगी कि नहीं होगी। यानी कि उस रेफ्रिजरेटर ने एक महीने में सिर्फ 300 यूनिट निकाली है। और एक यूनिट जो बिजली का बिल है 3 रुपए लेता है, तो 300 कितना आएगा, 300 इंटू 3 यानी कि 900 रुपीज will be the bill for that refrigerator if it is operating at 20 hours daily for 30 days। तो इसको उतार लीजिएगा। एक और क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो करवा देते हैं। बिल निकालने का बता रहा हूं, बिल किस तरीके से निकालते हैं। तो बिल निकालने, कभी कोई क्वेश्चन आता है कॉस्ट ऑफ द बिल निकालो, तो बच्चे हमेशा एक ही बात याद रखना, बिल में हमेशा पावर किस में कन्वर्ट करोगे, किलोवाट में, और टाइम किस में होना चाहिए, आवर में। तो क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। जैसे अब कई सारी चीजों का बिल निकालते हैं एक साथ। मैं कहता हूं एक कूलर है आपका 1000 वॉट का, ठीक है, और आपका एक हीटर चल रहा है, वो मैं कहता हूं 1200 वोट का, ठीक है। फिर कूलर चलता है 5 आवर्स डेली और ये चलता है 2 आवर्स डेली। कूलर चलता है 5 आवर्स डेली, ये चलता है 2 आवर्स डेली। और इन अ मंथ, एक मंथ की बात करते हैं, इन अ मंथ ऑफ 30 डेज। तो कहता है कॉस्ट ऑफ द बिल निकालो। क्या बिल आएगा इन दोनों चीजों की वजह से, इफ 1 यूनिट कॉस्ट, कुछ भी हो सकता है रेट, 4 रुपीज। तो क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना है आपको बता देते हैं। आप पहले ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हर एक डिवाइस को आपको अलग अलग तरीके से हैंडल करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। इसको अलग तरीके से करेंगे, इसको अलग। तो सबसे पहले मैं बात लेता हूँ किसकी, कूलर की। कूलर की पहले क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी निकालनी है, क्योंकि जो बिल भरते हो एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम। पावर किसमें होनी चाहिए, किलोवाट में, टाइम किसमें होना चाहिए, आवर में। तो कूलर ने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, पहले वो निकाल लेते हैं। पावर कितनी है, 1000 वोट। अब पावर 1000 वोट है, पावर कितनी है, 1000 वोट। और कूलर जो टाइम यूज कर रहा है वो कितना यूज कर रहा है, 5 आवर डेली 30 डेज। यानी कि टाइम कितना हो गया, 30 दिन चल रहा है, डेली 5 घंटे, यानी कि 30 इंटू 5 यानी कि 150 आवर्स चला है, ठीक है। तो टाइम तो आवर्स में होगा, लेकिन क्या पावर किलोवाट में हुई, नहीं। किलोवाट में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 1 किलोवाट।
तो जो एनर्जी कंज्यूम करी कूलर ने, पावर कितनी होगी 1 किलोवाट, टाइम कितना है 150, आ गया। तो एनर्जी कितनी आई 150 किलोवाट आवर, सिर्फ कूलर की आई है। यानी कि कूलर ने कितनी यूनिट निकाल दी 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट, तो 150 किलोवाट आवर, यानी कि सिर्फ कूलर की वजह से कितनी यूनिट निकली है उस घर में 150 यूनिट। कितनी निकली है 150 यूनिट। तो 150 यूनिट का कितना बिल बनता है करना हो, इसके बाद आप कंबाइन कर सकते हो। 150 यूनिट, 1 यूनिट 4 रुपए की है, तो 1 यूनिट 4 रुपए की, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट 150 यूनिट है, हर यूनिट 4 रुपए की, 150 इंटू 150 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 600 रुपए जो बिल आया वो सिर्फ किसकी वजह से आया है, कूलर की वजह से। अभी ये सिर्फ कूलर का आपने अलग से निकाल दिया। अब इस तरह हम किसको सॉल्व करेंगे, हीटर को। बेटा मैं बोल रहा हूँ कंबाइन कर दोगे ना दोनों को, इसकी पावर को कभी मिक्स मत करना, टाइम को कभी मिक्स मत करना, समझ आ गया। क्योंकि ये टाइम 1000 वोट के लिए, ये टाइम इसके लिए बच्चे ये गलती करते हैं, पावर को भी इकट्ठा कर लेंगे, टाइम को भी इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा नहीं करने तभी न्यूमेरिकल बताया। ऐसे क्वेश्चन जिनमें अलग अलग डिवाइस को सॉल्व करना है, अलग अलग डिवाइस के जैसे टोटल बिल निकालना है, तो हर डिवाइस को अलग से सॉल्व कीजिएगा। हीटर की क्या निकाल लिया, एनर्जी का होता है पावर इनटू टाइम। पावर किस में होनी चाहिए, किलोवाट में, टाइम किस में होना चाहिए, आवर में। पावर कितनी है 1200 वॉट, लेकिन टाइम किस में होना चाहिए, किलोवाट में। 1200 वॉट में डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ जाएगा, जो आपके पास पावर आएगी डिवाइडेड बाय 1000, तो पावर कितनी आएगी 1.2 किलोवाट। और टाइम निकाल लो, इसका टाइम अलग से आएगा ना, 2 आवर्स डेली फॉर 30 डेज, यानी कि 30 दिन में 2 घंटे डेली, कितना आया 60 आवर्स। एनर्जी निकालनी है पावर इनटू टाइम, पावर शुड बी इन किलोवाट है, टाइम शुड बी इन आवर है, तो पावर कितना हो गया 1.2 किलोवाट, टाइम कितना है 60 आवर्स। तो एनर्जी कितनी आ गई, एनर्जी आ गई 72, तो 72 किलोवाट आवर, ये क्या आ गई एनर्जी कंज्यूम। अब 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट होती है, 72 किलोवाट आवर में कितनी यूनिट हो जाएंगी 72 यूनिट्स। तो जो हीटर की वजह से यूनिट्स आई है 72 यूनिट आपकी निकली है। और 1 यूनिट कितने रुपए की है 4 रुपए की, तो टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे 4 2 8 7 4 28, तो 288 रुपीज इसकी वजह से, 600 इसकी वजह से। अब क्या निकाल देंगे टोटल कॉस्ट, टोटल बिल या टोटल कॉस्ट किसके इक्वल आ जाएगी 600 प्लस 288, दैट इज इक्वल टू 888, यानी कि 888 रुपए इन दोनों की वजह से बिल आएगा। यानी कि बिल निकालना बहुत आसान है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने घर का बिल निकालना है तो कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए, हर डिवाइस की पावर कितनी है और हर डिवाइस कितने टाइम तक चलता है। करना क्या है, जो पावर है उसको हमेशा किस में लेके आना है किलोवाट में। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो कैलकुलेटिंग बिल का, तो हमेशा याद रखना पावर शुड बी इन किलोवाट, टाइम शुड बी इन आवर, दोनों को मल्टीप्लाई करके जितने भी किलोवाट आवर आएगा उतनी ही क्या होंगी यूनिट होगी, जितनी यूनिट होगी उसके हिसाब से आपका बिल आ जाएगा। तो अगर मैं कहता हूं 10 वोट की एलईडी है, 10 वोट की एलईडी है, बताओ कितने किलोवाट हो जाएंगे। 10 वोट की एलईडी है, 10 वोट की एलईडी बल्ब है, और मैं कहता हूं डेली 10 घंटे चलती है 30 दिन तक, और 3 रुपए यूनिट का कॉस्ट है, तो बताओ कैसे करोगे। बहुत सिंपल है, ये भी उसी तरीके से छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दिया कि एक एलईडी अगर आपके 10 घंटे डेली चलते हैं, एक महीने में 3 रुपए यूनिट का बिल है, तो बताओ कितना। तो हमें क्या करना है, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर और टाइम, पावर शुड बी इन किलोवाट, 10 वोट की है तो किलोवाट के लिए क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 1000, कितना आएगा 0.01 किलोवाट। टाइम कितना हो गया 30 into 10 days 300 आवर, बस पावर कितनी है 0.01, या इसको सीधा लिख लीजिएगा, चलो सीधा लिख लो, 1/100 बचा ना, 1/100 बचा ना, यहाँ से पावर कितनी बची 1/100 किलोवाट में करने के लिए, इनटू ये इसको ऐसे एज इट इज लिख लो, मर्जी आपकी 0.01, और टाइम कितना है 300, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो एनर्जी कितनी आई 3 किलोवाट आवर, समझ में आया। एनर्जी कैलरी की वजह से कितनी आई 3 किलोवाट आवर, यानी कि कितनी यूनिट होगी 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट होती है, तो 3 किलोवाट आवर में 3 यूनिट हो गई, 3 यूनिट होगी। 1 यूनिट कितने रुपए की है 3 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 3,
यानी कि 9 रुपीज, सिर्फ 9 रुपए बिल आएगा एक एलईडी की वजह से, अगर पूरा महीना चलती है डेली 10 घंटे। तो यानी कि आपके घर में जितने भी डिवाइसेस है आप उनका बिल कैलकुलेट कर सकते हो। दो चीजें पता होनी चाहिए, बता रहा हूँ, पावर और टाइम। पावर शुड बी इन किलोवाट एंड टाइम शुड बी इन आवर। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आखिरी टॉपिक है आपका आज का, और आखिरी जो टॉपिक है इसके बाद जो वीडियो बनेगी उस वीडियोस में हम लास्ट 5 इयर्स सीबीएसई के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे जो पिछले 5 साल बोर्ड में है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक सर्किट। समझना है इसको, डोमेस्टिक सर्किट की बात का मतलब क्या है, किस तरीके से क्या होगा। पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं 2 सर्किट का इस्तेमाल करूंगा। 2 सर्किट है, आपको दोनों में डिफरेंशिएट करना है क्या होगा क्या नहीं होगा। 2 बल्ब लगाए हैं, सेल बैटरी लगा दी है, स्विच लगा दिया है, ठीक है। ये रूम नंबर 1 में बल्ब लगा है, ये रूम नंबर 2 में। आपके घर में मान लो 2-3 कमरे हैं, हर कमरे में 2 बल्ब लगा दिए इस तरीके से। और ये इसी तरीके से मैंने, पहले इस चीज को समझना है फिर क्वेश्चन को समझेंगे। अब की बार भी वही 2 कमरे थे, लेकिन अब की बार तरीका है जो बल्ब कनेक्ट करने का वो क्या है। यहां पर तरीका क्या है, सीरीज है। ये रूम नंबर 1 का बल्ब है, रूम नंबर 2, यानी कि 2 रूम्स हैं, एक में बल्ब ये लगा है, एक में बल्ब ये लगा है। यहाँ पर भी रूम नंबर 1 में बल्ब ऐसे लगा है, रूम नंबर 2 में ऐसे लगा है। दोनों चीजों में पहले आपको अंतर पता होना चाहिए। अंतर ये है कि भाई ये जो कनेक्शन करा है मैंने किस में करा है, सीरीज में करा है, और ये जो कनेक्शन करा है मैंने किस में करा है, पैरेलल में करा है। इतना तो पता होगा ना। अगर सिर्फ एक ही टर्मिनल कनेक्टेड है तो सीरीज में है, अगर दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है तो पैरेलल में। क्वेश्चन यही है कि जो आपके घर के सर्किट होते हैं, जो घर के कनेक्शंस होते हैं बिजली के, वो सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे और क्यों होंगे। तो वो तो आप याद कर लोगे, लेकिन पहले आपको समझ में आना चाहिए कि भैया सीरीज में होंगे या पैरेलल में। मैं आपको बता देता हूं, चलो आंसर बता देता हूं। आंसर है आपका जो हमारे कनेक्शन हमेशा किस में होंगे, पैरेलल में। सबसे पहली बात 1 मार्क्स के लिए याद कर लो, जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट में जो घर के बिजली के कनेक्शन होते हैं दे आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। 1 मार्क्स। अब क्वेश्चन आता है क्यों। अब क्वेश्चन क्यों आता है बच्चे रट लेंगे, तो आपको समझना है, रटना नहीं है। देखिए आपको एग्जांपल देते हैं, सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा। देखिए मान लेता हूं मैं बल्ब खराब हो गया, ये बल्ब क्या हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है। बल्ब डैमेज कर दिया, वायरिंग खराब होगी इसकी, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा रूम नंबर 2 का, नहीं। कनेक्शन खत्म हो गया ना, यहां से करंट जा रहा था, बल्ब डैमेज हो गया, यानी वायरिंग खत्म होगी, वायरिंग बीच में से लगा लो डिस्कनेक्ट होगी, ठीक है। अब तरीका नहीं आगे करंट जाने का, तो ये बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। समझ में आ रही बात। अब बात करते हैं इधर, मैं कहता हूं किसी तरीके से बल्ब खराब हो गया, ये इस बल्ब की वायरिंग खराब होगी, तो क्या दूसरे बल्ब पर कोई फर्क पड़ेगा। रूम नंबर 2 में जो बल्ब ग्लो कर रहा है उस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों कि यहां से करंट निकलेगा, आई इधर, जो करंट को इधर जाना था अब वो नहीं जा सकता, तो वो करंट इधर जाएगा, तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा। इसीलिए हमारे कनेक्शंस किस में होते हैं, पैरेलल में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई वी आर कनेक्टिंग द कनेक्शंस इन पैरेलल। फर्स्ट पॉइंट, if we are going to connect these bulbs in series, if one of the device get damaged, अगर कोई डिवाइस डैमेज हो गया, it will also affect another device, दूसरा डिवाइस भी अब ऑपरेट नहीं करेगा। अगर ये बल्ब खराब हो गया तो ये बल्ब खराब नहीं होगा, ये डिवाइस या ये बल्ब अब ऑपरेट नहीं कर सकता क्योंकि करंट का फ्लो रुक चुका है। इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, इफ वन ऑफ द डिवाइस गेट डैमेज, अगर दूसरा डिवाइस डैमेज हो जाता है, सर्किट में प्रॉब्लम आती है उसमें, तो दूसरे बल्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात आगे। ये तो था पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या होता है, जो हमारा हर डिवाइस होता है ना, अब मैं आपको जनरली बात हूं, जो हमारे डोमेस्टिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, फैन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, हीटर हो गया, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, आयरन हो गया जो प्रेस करते हैं, इमर्शन रॉड हो गया, गीजर हो गया, हमेशा याद करना इनके ऊपर लिखा होता है दे आर ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट्स।
कभी भी कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो ना आपके घर में, कभी भी चेक कर लेना, उसके हमेशा लिखा होगा 220 वोल्ट। क्या लिखा होगा? ऐसे लिखा होगा 220 वोल्ट। यानी कि उसको कितनी वोल्टेज चाहिए ऑपरेट करने के लिए? अगर आप चाहते हो अच्छे तरीके से ऑपरेट करें, कितनी वोल्टेज चाहिए? 220 वोल्ट। अब इसका क्या रोल है इस बात का, सीरीज पैरेलल से क्या लेना देना है बताता हूं आपको। मैं कहता हूं मैंने एक बल्ब लगाया, वो अच्छे से तभी काम करेगा जब उसको कितनी वोल्टेज मिल रही है? 220। मान लो मैंने कितनी वोल्टेज दे दी? 220। वैसे तो एसी सप्लाई होती है, तो 220 वोल्ट एसी चाहिए बल्ब को, ठीक है, लगा दिया 220 वोल्ट एसी लगा दिया। चलो इसको एसी बना देते हैं, आपके सिलेबस में इतना नहीं है, एसी का सिंबल लगा देता हूं। एसी का सिंबल ही होता है बेटा, जो हमारे घर में करंट आता है, वोल्टेज आते हैं, वोल्टेज करंट, वो दो टाइप का होता है, आपको बताएंगे करंट एसी और डीसी, वो अगले चैप्टर में करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। चलो मैंने वोल्टेज दे दी कितनी? 220 वोल्ट। यहाँ पे ये सीरीज में, यहाँ पे वोल्टेज कितनी दे दी? 220 वोल्ट। और यहाँ पे किसमें है? पैरेलल में। कौन सा सही रहेगा कनेक्शन, कौन सा गलत? आंसर आपको पता है, पैरेलल हमेशा सही होता है, सीरीज हमेशा गलत होता है। बात अगर करते हैं डोमेस्टिक सर्किट की, क्यों? अगर आपको याद हो, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है भाई, वोल्टेज क्या हो जाती है? डिवाइड, याद है ना? और पैरेलल में वोल्टेज डू नॉट डिवाइड, वोल्टेज डू नॉट डिवाइड। ये आपको पता होना चाहिए क्या, कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है और पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होती। यानी कि ये जो 220 वोल्टेज है, ये दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 110 इसको मिलेगी, 110 इसको मिलेगी। यानी कि वो अब अच्छे से काम नहीं करेंगे, क्योंकि बेटर काम कब करते हैं? 220 वोल्ट पे। यहाँ पे क्या होगा? 220 वोल्ट है ना, तो इसको भी कितनी मिलेगी? 220। इसको भी कितनी मिलेगी? 220। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड। यहाँ पे क्या होता है? करंट डिवाइड नहीं होता। यहाँ पे क्या डिवाइड हो जाएगा? करंट। करंट डिवाइड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जो करंट चाहिए वो अपने आप ऑपरेट कर लेगा, उसको जो करंट चाहिए अपने आप ऑपरेट कर लेगा। तो दूसरा रीजन ये है कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होती, और हर डिवाइस को अपनी वोल्टेज पूरी चाहिए होती है 220 वोल्ट। दैट इज व्हाई दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तीसरा रीजन जल्दी करवा देता हूं आपको, और इसका जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, उसका जो सॉल्यूशन एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फोटो मैं आपको डाल देता हूं जिसका एग्जैक्ट आंसर होगा समझने के लिए। तीसरी चीज मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। तीसरी चीज ऐसी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन समझ सकते हो आप। एक पैरेलल कर लेते हैं। यहां पे ना कनेक्ट है दोनों, रूम नंबर 1 रूम नंबर 2 का बल्ब। इसको मैं क्या कर देता हूं? ऑफ कर देता हूं, तो दोनों बंद हो जाएंगे। इसको ऑन कर दूंगा, दोनों ऑन हो जाएंगे। मैं चाहता हूं रूम 1 में मुझे सोना है और रूम 2 में पढ़ना है किसी को, तो मैं तो सो जाऊंगा लाइट बंद करके, तो क्या होगा? रूम 2 वाले की भी लाइट ऑफ हो जाएगी। तो प्रॉब्लम किस में आ रही है? प्रॉब्लम किस में आ रही है? सीरीज में, कि हम और स्विचेस कनेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ एक ही स्विच से कंट्रोल होंगे, सभी डिवाइसेस एक ही स्विच से कंट्रोल होंगे। समझ में आ रही है बात? यहां पर मैं हर डिवाइस के साथ अलग से अपना स्विच लगा सकता हूं। यहां से एक बार ऑन कर दिया ना, तो अगर मेरे को रूम 1 का ऑन करना है, रूम 2 का ऑफ रखना है, तो रूम 2 का ऑफ कर सकता हूं, वो जलेगा, करंट पूरा फ्लो करेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि दोनों का ऑफ करना है, यहां से भी कर सकता हूं। यानी कि सिंपल आपको ये याद रखना है कि यहां पर हम डिफरेंट स्विचेस, इंडिपेंडेंट स्विचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर इंडिपेंडेंट स्विचेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इतना जो आपके पास आया है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो चलते हैं, आज का चैप्टर जो आपका यहीं पर है, खत्म है चैप्टर। इसके न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपकी 10th वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी। और ऐसा है बेटा, वीडियोस आप कहोगे सर एक चैप्टर पे 10-10 वीडियो बना रहे हो, तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको 10-10 वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर ऐसा है बेटा, टीचर्स ऐसे भी हैं 1 घंटे में या 2 घंटे में पूरा चैप्टर करवा देंगे, करवाने में हम भी करवा सकते हैं, लेकिन उस चीज का कोई फायदा नहीं। अगर आपके 10 वीडियोस हैं, और जनरली हर एक वीडियो अपनी कितने 30-35 मिनट की होगी, एक आधी वीडियो आज लंबी हो गई जैसे, तो कितना बना आपको?
मतलब 6-7 घंटे लगते हैं एक बढ़िया चैप्टर करने में। अगर आपको ऐसा है कि 1 या 1.5 घंटे में आपको चैप्टर करना है तो बेटा वो चैप्टर नहीं होगा, वो फॉर्मेलिटी होगी। तो अभी भी मैं कहता हूं, मैं आपको अभी भी कहता हूं, अभी भी चैप्टर में इतना कुछ रहता है, अभी भी न्यूमेरिकल रहते हैं। अगर करने क्या हो तो ये वीडियो 15 बन जाएंगी। तो आपको ये चीजें थोड़ा अपना माइंड को सेट कीजिएगा कि जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा है। लास्ट वीडियो 10th पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम करेंगे जितने लास्ट 5 इयर्स के सीबीएसई के क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के पास, जितने भी आपके 10th क्लास के बच्चे हैं सभी को आप ये शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।